नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी और चाइनीज के बाद हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार हिंदी को लोकप्रिय बनाने और सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी, लेकिन पहले कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कि हिंदी दिवस पर क्या कुछ खास है। हिंदी जन जन की भाषा और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आजादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हम हिंदी व्याख्यानमाला चलाते हैं। उस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दें, हिंदी में कितनी शुद्धता लाएं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उनका पूरा एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उस कार्यक्रम के तहत हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। हिंदी की लोकप्रियता देश ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। हमारे यहाँ विदेशी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग उनका एक लेवल रहता है, स्तर रहता है। उस स्तर पर हम उनकी परीक्षा लेकर के प्रवेश परीक्षा लेकर उन्हें उनकी कक्षाएं निर्धारित करते हैं और उन कक्षाओं से के द्वारा हम उन्हें हिंदी का ज्ञान देते हैं। और केवल हिंदी का ही ज्ञान नहीं देते हैं, भारत की संस्कृति, अध्यात्म, इन सब के बारे में उन्हें रूबरू कराते हैं। आज के समय में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। हम जितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं, उतनी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो ये थी बात हिंदी दिवस की, लेकिन हिंदी भाषा राजभाषा बनी कैसे, इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। हिंदी स्वतंत्रता के बाद जितनी पल्लवित हुई, स्वतंत्रता से पहले भी लोगों में देश प्रेम के भाव को जागृत करने का महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम बनी। हिंदी भाषा के साहित्यकारों और विद्वानों ने हिंदी को अपनी कलम से पोषित किया। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। स्वतंत्र भारत में हिंदी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। इस दिन के चयन के पीछे एक मुख्य कारण हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म दिवस होना है। हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।
हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के मन में ये भाव जगाना था कि जब तक वे पूरी तरह से हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। विश्व में हिंदी की पहचान और स्वीकार्यता कितनी बढ़ रही है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में हिंदी के 20 नए शब्दों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये हिंदी का सफर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ आज इस पर खास चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान बलदेव भाई शर्मा जी, जो लेखक हैं और पूर्व चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में, डीडी न्यूज़ की इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे पहला सवाल तो यही लेना चाहूँगा कि जो हिंदी का सफ़र रहा, जो हिंदी की यात्रा जिस तरह से रही राजभाषा बनने की, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हिंदी को दर्जा मिलना चाहिए था संविधान में, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। आप एक हिंदी सेवी के तौर पर किस तरह से इस सफर को, इस यात्रा को, हिंदी की इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, हिंदी की यात्रा बहुत गौरवशाली है और आज हिंदी भारत में ही नहीं विश्व के दर्जनों देशों में जी बोली जाती है, इस्तेमाल की जाती है। विश्व के कई दर्जन विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। चीन हो, अमेरिका हो, दूसरे बहुत सारे देश हों। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है जी कि संविधान में कहीं कुछ कमी रह गई क्या, और उसके कारण धरातल पर हिंदी को राजभाषा के रूप में जो क्रियान्वयन होना चाहिए था उसमें जरूर कमी है। और आज भी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद और राजभाषा अधिनियम पारित हुए भी लगभग 70 साल से ज्यादा हो गए, हिंदी राजकाज की भाषा नहीं बन पाई है जी। और हिंदी में बात करना आज भी जो अभिजात्य वर्ग है उसके लिए आत्महीनता का बोध कराने वाला है। लेकिन हिंदी आम भारतीय के बल पर खड़ी हुई है और आम भारतीय के कारण ही हिंदी को प्रतिष्ठा मिल रही है। आज बाजार हो, बाजार के विज्ञापन हो, फिल्में हो, इसके कारण पूरी दुनिया में हिंदी का प्रसार हो रहा है। और हिंदी के प्रसार का एक और बड़ा माध्यम जो भारत के प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया के अनेक देशों में हिंदी को लेकर गए और उनकी पीढ़ियां उस हिंदी को व्यवहार में ला रही हैं। अभी मैं फिजी गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में फरवरी में, वहां बहुत बड़ा भारतीय समाज है जो वास्तव में भोजपुरी भाषी है, लेकिन हिंदी का व्यवहार करने से फिजी जैसे देश में, द्वीप समूहों में हिंदी का बहुत प्रसार है। तो हिंदी की यात्रा बहुत गौरवशाली है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो हिंदी को व्यवहार में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें अभी कमी देखी जा रही है जी। बिल्कुल। और मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा कुछ और रिपोर्ट में देख लेते हैं हम कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस को लेकर के संदेश दिया और अपने संदेश में उन्होंने क्या कुछ खास बातें कही हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, यानी अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये उद्धरण हिंदी की महत्ता को दिखाता है। अपने संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि भारत विविध भाषाओं का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में मनाए जा रहे तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें एक साथ लेकर चलना है। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार, राजभाषा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और हिंदी के उत्थान में जुटे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समारोह में देश भर में स्थित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं से लेकर बनाए गए 3,51,000 शब्दों के हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का भी लोकार्पण हुआ। खास बात यह है कि इसमें 14 भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जन जन तक पहुंच और सहजता के साथ हिंदी भाषा जनमानस की भाषा बनती जा रही है। वहीं बदलते तकनीक और प्रौद्योगिकी के दौर में नई जरूरतों को देखते हुए नई शब्दावली और हिंदी में काम करने को बढ़ाने की दिशा में लगातार तेजी से काम किया जा रहा है। हिंदी को पूरे देश की संपर्क भाषा के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो चुकी हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से इस काम में तेजी आएगी, क्योंकि इसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को जिस तरह से बनाया गया है और जिस तरह से 3 में से 2 भारतीय भाषा रखने की बात की गई है, उससे हिंदी का दायरा और बढ़ेगा। इस दिशा में राजभाषा विभाग अहम भूमिका निभा रहा है और पिछले दशक में इस ओर तेजी से काम किया गया है। तकनीक के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई 2019 में 57 मंत्रालयों में से 53 मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया, जिनकी निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के 11 खंड माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर चुकी है। राजभाषा विभाग द्वारा जन साधारण के लिए लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा भाषी अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी भाषा सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के ई महाशब्दकोश में 90,000 शब्द सम्मिलित हैं और ई सरल हिंदी वाक्य कोश में 9,000 वाक्य शामिल हैं। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता व व्यवसाय में भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी वृहत शब्दकोश के निर्माण पर भी काम शुरू किया है।
वृहद शब्दकोश के जरिए हिंदी के एक सुलभ अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद और भाषा की जानकारी के लिए अहम साबित होगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक और पूर्व चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट के बलदेव भाई शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आपसे एक बात जो मैं समझना चाहूँगा कि पहले ये कहा जाता है कि बड़ा ये आग्रह रहा कि हिंदी को एकदम बिल्कुल क्लिष्ट रखा जाए, पुस्तकालय की हिंदी जिसे कहते हैं, किताब की हिंदी। लेकिन अब आम जन की हिंदी बनाने के लिए अभी भी हमने रिपोर्ट दिखाई कि राजभाषा विभाग तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। ये कोशिशें कितनी पर्याप्त आप मानते हैं या इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदी के उन्नयन का अर्थ हमारी जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। बिल्कुल। वो सशक्त होंगी तो हिंदी सशक्त होगी। लेकिन ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और हमेशा इस बात को लेकर हिंदी को कोसा जाता है। अभी मैं आपके ही चैनल पर थोड़ी देर पहले एक प्रचार संस्थान के भारत सरकार के अधिकारी का वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने भी ये बात कही कि हिंदी में कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी कोई भी शब्द कड़ा नहीं होता, हमारे अभ्यास में नहीं है, इसलिए वो कड़ा हो जाता है। हिंदी के अनेक शब्द जिनको हम कड़ा मानते हैं वो दूसरी भारतीय भाषाओं में दैनिक अभ्यास में प्रयोग होते हैं। जैसे आप देखिए, दवा को औषधि कहते हैं, हिंदी वाले औषधि नहीं कहते, हिंदी वाले दवा कहते हैं, लेकिन कन्नड़ में हमेशा औषधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी। तो ऐसे ही जो गुजराती भाषा है उसमें अस्मिता शब्द का दैनिक व्यवहार में प्रयोग होता है। ये तो बड़े कड़े शब्द दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जानबूझकर हिंदी के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है कि हिंदी की जो कड़ा स्वरूप है उसके कारण व्यवहार में नहीं आ पा रही है, ये जानबूझकर है। और जहां तक सरकारी स्तर पर आप अनुवाद की बातें कर रहे हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर बहुत सारी चीजों का जो अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है हिंदी का, अंग्रेजी से हिंदी करना, वो बहुत अव्यावहारिक होता है। बिल्कुल। और उसके कारण ये संदेश जाता है कि हिंदी कड़ी भाषा है, जबकि वो वास्तव में अनुवाद का दोष है। तो उस अनुवाद की दोष प्रक्रिया को ठीक किया जाना चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास और खास तौर पर थोड़ा सा कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस तरह दुनिया भर में हिंदी फैल रही है। आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट की हिंदी भाषा के विकास को लेकर हर स्तर पर, हर मंच पर हिंदी के विद्वान, साहित्यकार और महापुरुष लगातार प्रयासरत रहे हैं। हिंदी भाषा के प्रति उनके भाव, उनकी चिंता और सम्मान उनके द्वारा कहे गए शब्दों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। हिंदी भाषा को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था, हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वहीं जाने माने साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी कि निज भाषा की उन्नति ही सारी उन्नति का मूल है।
वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा, हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने हिंदी को लेकर कहा था, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी जोड़ सकती है। बात करें आचार्य विनोबा भावे जी की, तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो ये मैं सह नहीं सकता। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के शब्द थे, हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। और भाषा के तौर पर हिंदी की बढ़ती साख भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साफ नजर आई। वहीं इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर हिंदी अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल रही है। हिंदी के बढ़ते वर्चस्व का असर भारत की अध्यक्षता के तहत हुए G20 सम्मेलन में साफ दिखा, जब प्रधानमंत्री ने गंभीर वैश्विक मुद्दों पर जुटी महाशक्तियों के बीच भारत के पक्ष को पुरजोर तरीके से हिंदी में रखा। वहीं इससे पहले भी देश की आत्मा कही जाने वाली इस जनमानस की भाषा का लोहा वैश्विक पटल पर भी वे मनवा चुके हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी को मान्यता दिलाने में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान बेहद खास रहा। साल 1977 में बतौर विदेश मंत्री काम कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सभी के दिल में हिंदी भाषा का गहरा प्रभाव छोड़ा। यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया गया ये भाषण काफी लोकप्रिय हुआ। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गूंज सुनने को मिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते अपने भाषण में उन्होंने मूलभूत मानव अधिकारों के साथ साथ रंगभेद जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया था। महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती। वहीं भारत की अध्यक्षता के तहत हुए G20 सम्मेलन से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी तमाम वैश्विक मंचों पर हिंदी को वैश्विक परिदृश्य में एक सशक्त भाषा की तरह रखते आए हैं। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था, वह पूरे देश के लिए सम्मान और गौरव के क्षण थे। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ये बातें सुनने को मिलती है। तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है। वहीं इसके बाद भी कई अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री हिंदी में ही सशक्त तौर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं, जिससे भारत की आम जनमानस की भाषा का दायरा और साख लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी के इस बढ़ते प्रभाव की धाक से दुनिया के तमाम देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए हैं। इसी कड़ी में देश के सम्मान में उस समय और अधिक इजाफा हुआ जब साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अपना अकाउंट बनाया और हिंदी भाषा में पहला ट्वीट किया। पहले ट्वीट में लिखा संदेश पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे मेहमान बलदेव भाई शर्मा जी मौजूद हैं, जुड़ते हैं उनसे और उनकी एक छोटी सी टिप्पणी। जिस तरह से वैश्विक विस्तार हो रहा है सर, क्या संतोषजनक है? आपकी एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा इस पर। बहुत संतोषजनक है और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से वैश्विक स्तर पर और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। और देखिए, ये सामान्य एक कहावत है कि जब सत्ता का संरक्षण भाषा को मिलता है तो प्रतिष्ठा पाती है, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदी को निश्चय ही प्रतिष्ठा मिल रही है। अभी G20 का जो इतना बड़ा वैश्विक आयोजन हुआ, भारत का बड़ा नाम रोशन हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदी में भाषण दिया। विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हिंदी में बोलना, ये अपने आप में हिंदी को बहुत महत्व की भाषा दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके सहयोग के प्रयास से हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। मैं लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवहारिक स्तर पर हम अपने देश में राजकाज की भाषा, न्यायालयों की भाषा, शिक्षा की भाषा हिंदी को बना सकें, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अन्यथा लोग पिछड़ते जाएंगे और अंग्रेजी की प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। आपके इन्हीं शब्दों के साथ जी 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 एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि अब सरकार ने इसे पहल किए हैं कि सारी पढ़ाई जो है उसको सभी भारतीय भाषाओं में कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सर और चर्चा करने के लिए। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।